चलो, पहला क्वेश्चन है, हाउ आर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडिंग। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, आपको ये पता है जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम बताते हैं कि उसमें कितने पैरामीटर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं यहां पर f1 नाम से। किस नेम से? f1 नेम से मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो इसके अंदर कितने पैरामीटर जाने हैं वो मैं फंक्शन के हेडर पे ही बता दूंगा जब मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। अगर मैंने यहां पर दे दिया x, y, z, इसका मतलब है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें 3 पैरामीटर देने ही पड़ेंगे। आ रही बात समझ? दूसरा होता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता रहे, जो वेरी करता रहे, वेरिएबल। और लेंथ मतलब पैरामीटर की लेंथ। मींस ऐसा फंक्शन अगर हमें बनाना है जिसमें फिक्स ना हो, पहले से ना बताया जाए कि इसको कितने पैरामीटर से कॉल किया जा सकता है, ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन। इतनी बात क्लियर हो रही? तो ऐसा बनाने के लिए हम कैसे करते हैं देखना जरा, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका देखना, हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को। मान लेते हैं f2 नेम से मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर x दिया मान लेते हैं, और इसको मैं लगा के दूंगा डबल स्टार। आ रही बात समझ? इसका मतलब क्या है, आप जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप कितने भी पैरामीटर दे सकते हो, क्योंकि आप जितने भी पैरामीटर दोगे वो x नाम की एक लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। यहां पर क्या था, आपको 3 वैल्यू ही देनी थी। मान लेते आपने 10, 20 और 30 दिया पहले वाले पे, तो 10 कहां जाएगा? x के पास जाएगा, 20 कहां जाएगा? y के पास जाएगा, और 30 कहां जाएगा? z के पास जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इस फंक्शन को हमें 3 पैरामीटर देने ही पड़ेंगे, और 3 ही देने पड़ेंगे, ना 2 ना 4। आ रही बात समझ में? क्योंकि हमने पहले ही यहां पर इसको बताया। अब यहां पर ये जो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है इसी को हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब यहां पर क्या होता है कि आप इस फंक्शन को कितनी भी वैल्यू से कॉल कर सकते हो। आप इस फंक्शन को कितनी भी वैल्यू से कॉल कर सकते हो। जैसे अगर आपने इसको एक वैल्यू दी तो एक लिस्ट बन जाएगी, उसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर आपने 2 वैल्यू दी, मान लेते हैं 10 और 20 दी, तो लिस्ट में 10 और 20 स्टोर हो जाएगा। 3 दोगे तो आ जाएगा, 4, 5, 6, जितनी भी वैल्यूज आप दोगे उतनी वैल्यूज की क्या बन जाएगी? एक लिस्ट बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इतना क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाउ आर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडिंग। जो फंक्शन की हेडिंग होती है उसमें जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं वो कैसे स्पेसिफाई होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है? आ रही बात समझ में? तो क्या फॉलोड बाई एक स्टार, क्या एक स्टार लगा के बनाते हैं? नहीं। क्या अंडरस्कोर से बनाते हैं? नहीं। किससे लगा बनाते हैं? 2 स्टार फॉलोड बाय 2 स्टार, यानी सबसे पहले 2 स्टार दिए जाएंगे, फिर आप अपना कीवर्ड लेंथ वाला वेरिएबल पास करोगे, x या y या z, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं ये समझ में आ गया? बोलो। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को जब हम इस तरीके से फंक्शन को बनाते हैं तो इसको हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एफ स्मॉल है, फ्लोट फंक्शन लगाया हुआ है, और आपसे पूछा है इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ये पता होगा है ना कि जब एक ही एक्सप्रेशन में कई सारे ऑपरेटर आते हैं तो उनको हम उनके प्रेसिडेंस के हिसाब से सॉल्व करते हैं। जिसका प्रेसिडेंस हाई होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, जिसका लो होता है उसको बाद में सॉल्व करते हैं। ऐसे ही तो देखना जरा, तो अगर अपने लेवल पे देखोगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है? पैरेंथेसिस का, यानी सारे ब्रैकेट सॉल्व होंगे। फिर किसका होता है? एक्सपोनेंट का। उसके बाद किसका होता है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस,
फ्लोर डिवाइड इन सब का बराबर होता है। फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनका आता है। आ रही बात समझ? तो हम अपने एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये देखो यहां पर फ्लोर डिवाइड लगा हुआ है, और फ्लोर डिवाइड का मतलब डिवाइड करना है और उसकी फ्लोर वैल्यू निकालनी है। तो 3 से अगर हम 22 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। और फ्लोर डिवीजन जो होता है ना, फ्लोर डिवीजन के दोनों साइड पे जो वैल्यूज हैं, है ना, वो दोनों इंटीजर है ना, 22 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर, इसलिए जो रिटर्न करके वैल्यू देगा वो इंटीजर देगा, तो 7 आएगा, 7.0 नहीं आएगा। लेकिन ये जो डिवाइड वाला होता है ये हमेशा वैल्यू फ्लोट में देता है, चाहे दोनों साइड वैल्यू इंटीजर ही क्यों ना हो। तो ये तो सॉल्व हो गया, 7 हो गया यहां पर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.0। याद रखना 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 1.0 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपना, 8.0। अब एग्जाम में देखो 8 भी दिया हुआ है ना। अगर हमने यहां पर इसको 1 मान लिया, यानी इसको सॉल्व करके अगर हमने 1 निकाला तो आंसर हम क्या लगा के आ जाएंगे, 8 लगा के आ जाएंगे, जबकि आंसर क्या होगा, 8.0। आ रही मेरी बात समझ? इसको समझना जरा थोड़ा सा और ध्यान से देखना इधर। अगर आपके जो ऑपरेटर हैं वो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ठीक है, मॉडुलस हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, आ रही बात समझ में, या आपका एक्सपोनेंट ही क्यों ना हो, ये जितने भी ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेटर हमें रिजल्ट कैसा देंगे, इंटीजर देंगे या फ्लोट देंगे, ये डिपेंड करता है ये किन ऑपरेंड पर लगे हैं। आ रही बात समझ? तो ये जो अपने ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेटर इनफिक्स ऑपरेटर हैं। कैसे ऑपरेटर हैं बोलो जल्दी, इनफिक्स ऑपरेटर। इसका मतलब ये हमेशा दो ऑपरेंड के बीच में आएंगे, है ना, हमेशा दो ऑपरेंड के बीच में आएंगे। तो इनमें से कोई सा भी मान लेते हैं प्लस वाला, a प्लस बी। तो a जो है, ये जो प्लस आपका एडिशन है, ये आपका a और b के बीच में आया ना। अब प्लस हमें रिजल्ट इंटीजर में देगा या फ्लोट में देगा ऐड करने के बाद, ये डिपेंड करेगा a और b पर। अगर a और b दोनों इंटीजर हैं, यानी दोनों में पॉइंट नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अगर दोनों इंटीजर है तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इतनी बात क्लियर? और अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू फ्लोट है या दोनों ही फ्लोट हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट आएगा। इस बात को याद रखना है आप। इतनी बात समझ में आ गई? आगे जो ऑपरेटर, ये डिवाइड नहीं है, ये फ्लोर डिवाइड वाला, फ्लोर डिवाइड वाला, ठीक है। और जो आपका डिवीजन होता है, ये जो आपका क्या होता है, डिवीजन होता है, ये रिजल्ट हमेशा फ्लोट देता है, चाहे दोनों ऑपरेंड इंटीजर हो, चाहे दोनों फ्लोट हो, चाहे एक फ्लोट हो, कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा इसका क्या आता है, फ्लोट में आएगा। रिजल्ट हमेशा पॉइंट में ही आएगा। आ रही बात समझ? यानी अगर आप बोल रहे हो 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो आंसर 5 आना चाहिए, लेकिन आएगा 5.0, चाहे पूरा पूरा डिवाइड हो ही क्यों ना जाए, रिजल्ट हमेशा पॉइंट में आएगा। आ रही बात समझ? बोलो, नहीं आई? आओ फिर से आओ। देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा 30 डिवाइड बाय 10, कितना आना चाहिए, 3। आपको बस ये याद रख लेना, ये वाला जो ऑपरेटर है ना, ये रिजल्ट हमेशा फ्लोट देगा। तो आना था 3, लेकिन अब आएगा कितना, 3.0। हमेशा पॉइंट में ही आंसर आएगा। आ रही बात समझ? अगर ये 30 ना हो के 35 होता तो 3.5 आता, ठीक है। ये ऑपरेटर जो डिवाइड करता है, ये ऑपरेटर रिजल्ट हमेशा पॉइंट में ही देगा, बस ये याद रखना, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जितने ऑपरेटर हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कौन कौन से, आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, ये डिपेंड कर, इनका रिजल्ट इंटीजर आना है या फ्लोट आना है, वो डिपेंड करेगा दोनों ऑपरेंड पर। अगर दोनों इंटीजर हैं
अगर दोनों इंटीजर हैं रिजल्ट इंटीजर आएगा, और अगर एक भी फ्लोट है या दोनों ही फ्लोट है तो रिजल्ट फ्लोट आएगा। जैसे मान लेते हैं एक्सपोनेंट है, अगर मैं 2 का एक्सपोनेंट 3 से करूं तो 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8 आएगा। दोनों इंटीजर है ना 2 और 3, तो 8 आएगा। लेकिन अगर ये 2 ना हो गए 2.0 होता तो रिजल्ट आता 8.0, या ये भी 3.0 होता तो भी क्या आता, 8.0 आता। अभी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। Which one of the following is not attribute of file? फाइल का एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है? जो फाइल प्रोसेसिंग होती है पाइथन में, फाइल प्रोसेसिंग या फाइल हैंडलिंग आप बोलते हो, उसमें से फाइल का एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है? तो ध्यान से समझना, जब भी आप ओपन फंक्शन लगाते हो, यहां पर आप फाइल का नेम देते हो, कोई भी नेम डॉट कोई भी फाइल मान लेते txt फाइल, और फिर इसका कोई भी मोड बताते हो। अगर आप मोड नहीं बता रहे हो अगर आप मोड नहीं बता रहे हो तो डिफॉल्ट मोड रीड होता है, अरे बात समझ। और अगर बता रहे हो तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, हमने कल ही डिस्कस किया लास्ट क्लास में। तो ये बात समझ में आ गई। तो होता क्या है, आप इसकी वैल्यू को जिस पे स्टोर करते हो, ये होता है फाइल का ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, फाइल का ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप जिन फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, वो फंक्शन आपके एट्रीब्यूट होंगे किस चीज के, फाइल के, और जिनको नहीं कर सकते वो नहीं होंगे। तो जब आप फाइल बनाते हो तो फाइल को आप क्लोज भी कर सकते हो। आपने एक्स बनाया, एक्स डॉट क्लोज करके आप सॉफ्ट स्पेसेस भी बता सकते हो। लेकिन ये जो रीनेम एट्रीब्यूट होता है ना, ये रीनेम एट्रीब्यूट फाइल का नहीं होता, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी आप अगर रीनेम करोगे तो आप कैसे लिखोगे, OS डॉट रीनेम। अरे बात समझ में। तो ये जो रीनेम होता है, ये रीनेम फाइल का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का एट्रीब्यूट है। आ रही बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन? इनमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? यानी बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो पहले से है, बना हुआ है। तो हमें पता है कौन सा है, प्रिंट फंक्शन। हालांकि ये प्रिंट स्मॉल में, एग्जाम में अगर कैपिटल भी लिखा हो और ऐसा हो तो भी आपको टिक करना है ना, ठीक है ना। तो प्रिंट फंक्शन, ठीक है। और हमें पता है फैक्टोरियल नाम से कोई फंक्शन होता ही नहीं है, फैक्ट होता है ना। फैक्टोरियल पूरा होता ही मैथ्स के अंदर जो होता है। सीड नाम से कोई फंक्शन नहीं होता, SQRT होता है, लेकिन ये मैथ्स के अंदर होता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो अपना फंक्शन इनबिल्ट कौन सा है आपका, प्रिंट फंक्शन। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम अ फाइल? आप जब किसी फाइल को रीड कर रहे हो तो उस फाइल से एक लाइन, वन लाइन देगा आपको। इनमें से कौन सा फंक्शन, ये पूछा गया। ध्यान से देखना जरा। जो रीड फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, रीड फंक्शन, पूरी फाइल को एक बार में रीड कर लेता है, चाहे उसमें कितनी भी लाइन्स हो। आपकी टेक्स्ट फाइल में मान लेते हैं 500 लाइन्स हैं। आपकी जो टेक्स्ट फाइल है जिसको हम रीड कर रहे हैं उसमें 500 लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये जो रीड फंक्शन है ये पूरा कंटेंट रीड कर लेगा, यानी पूरी की पूरी 500 लाइन रीड हो जाएंगी, ठीक है। मान लेते हैं आपने fp नाम से फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, fp डॉट, आप बोलोगे जब रीड, ये सब स्मॉल में है, fp डॉट रीड जब आप बोलोगे तो पूरी की पूरी फाइल रीड हो जाएगी एक बार में। आगे बात सुन। सेकेंड, रीड लाइंस। क्या है, रीड लाइंस। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको जो वैल्यू रिटर्न करके देता है वो देता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। यानी एक ऐसी लिस्ट जिसमें क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, और उस स्ट्रिंग में, उस लिस्ट में हर स्ट्रिंग एक लाइन होती है आपकी फाइल की। तो मान लेते हैं आपकी फाइल जो है, उस फाइल में 500 लाइनें हैं, 500 लाइन्स हैं। आ रही बात समझ में। तो आएगा क्या, देखना जरा ध्यान से। एक लिस्ट बनेगी, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है, आपको पता है।
एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में जो फाइल है उस फाइल की पहली लाइन इस लिस्ट की पहली स्ट्रिंग बनेगी। आगे बात समझ, उस फाइल की जो दूसरी लाइन है वो इसकी दूसरी स्ट्रिंग बनेगी। ऐसे ही उसकी 500 जो लाइंस है ना, सारी लाइंस यहां पर एक एक क्या बन जाएंगी, स्ट्रिंग बन जाएंगी। ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। यानी जो आपसे ये पूछ सकते हैं कि fp.readLine रिटर्न व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू, यानी fp जो आपका रीड लाइंस फंक्शन है वो फंक्शन, आप जो रीड लाइंस फंक्शन है वो फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न टाइप क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। आ रही बात समझ में, एक लिस्ट देता है जिसमें क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स होती है। आ रही बात समझ, सिर्फ एक लाइन अगर रीड करनी है, सिर्फ एक लाइन अगर रीड करनी है तो फंक्शन का नाम क्या है, रीड लाइन। आ रही बात समझ। एक बात और समझो, ये जो रीड फंक्शन होता है ना, fp.read मतलब रीड फंक्शन जो होता है, ध्यान से देखना, fp.read, मान लेते हैं इसके अंदर मैंने 5 दे दिया। अब ये पूरी फाइल रीड नहीं करेगा, अब ये उस फाइल से 5 बाइट रीड करेगा, यानी 5 कैरेक्टर रीड करेगा। अगर आप अंदर कोई भी इंटीजर नंबर दे रहे हो तो ये फंक्शन उस फाइल से उतने कैरेक्टर रीड करेगा। इतना क्लियर है? किसी को डाउट इतने में? नहीं ना। और अगर आप नहीं दे रहे हो, सिर्फ रीड लगा रहे हो, तो पूरी फाइल रीड कर लेगा एक बार। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? हो तो बोलो जल्दी, तो फिर आगे बढ़ो। फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। फाइल, जब आप कोई फाइल रीड करते हो, मान लेते हैं ये फाइल है, इस फाइल पे कई सारी लाइंस लिखी हुई है। आ रही बात समझ? आपका कर्सर जिस पोजीशन पर है, आपका कर्सर जिस पोजीशन पर है वो कौन सा फंक्शन रिटर्न करके देता है, ये बताना है। ठीक है, तो उस फंक्शन का नाम है टेल फंक्शन। आप अपना ऑब्जेक्ट बनाओगे, फाइल, ये फाइल मान लेते हैं fp नाम के ऑब्जेक्ट में सेव हुई है। आ रही बात समझ? तो जब आप बोलोगे fp.tel, तो ये फंक्शन आपको बताएगा कि आपका जो पॉइंटर है वो किस नंबर पे, एक एक कैरेक्टर, मान लेते हैं इसके पहले 50 कैरेक्टर हैं, 50 कैरेक्टर इस कर्सर के पहले आ चुके हैं, तो ये हमें आंसर कितना देगा, 51, करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर। आ रही बात समझ में? फंक्शन का नाम टेल। और एक फंक्शन होता है सीक, अपने कर्सर की पोजीशन को शिफ्ट करने के लिए हम सीक फंक्शन का यूज करते हैं। मान लेते हैं अभी हमारा कर्सर यहां पर है 51 पोजीशन पे, अगर आप बोल रहे हो fp.seek और इसके अंदर आपने 5 दे दिया, इसका मतलब जहां पर आप हो इससे 5 पोजीशन और आगे शिफ्ट कर जाओ। ठीक है, तो अभी 51 है, फिर कितने पे पहुंच जाएंगे अपन, 56 पे। आगे बात समझ? तो टेल फंक्शन क्या करता है ये पता है, सीक फंक्शन क्या करता है ये पता है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको यहां पर एक एरे दी गई है, दिख रही है, हमने नमपाई पढ़ा है ना, तो ये कुछ ऐसा ही है। ये np.array, np एलियासिंग पे बनाते थे ना अपन, इंपोर्ट numpy एज np बोलते थे ना, तो np एलियासिंग करके बनाते थे ना अपन, एक शॉर्ट नेम, निक नेम। तो np.array एक एरे बनाओ numpy की, ये तो ये जो एरे है ये एक्चुअली में क्या है, ये 2 डायमेंशनल एरे। कैसी एरे है, 2 डायमेंशनल। ये बनी कैसे होगी इसको देखना जरा, 1 2 3 इधर, 4 5 और 6, ये पूरा एक और ये पूरा। आ रही बात समझ? आपसे पूछा गया है शेप बताना है, क्या बताना है, शेप। तो शेप जब भी बताते हैं आरसी में बताते हैं, पहले रो और फिर कॉलम। कितनी रो हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। याद रखना, रो पहले कॉलम बाद, कॉलम पहले मत बता देना, ठीक है। आरसी, रो पहले कॉलम बाद, ठीक है। फंक्शन का नाम शेप। पाइथन सपोर्ट
द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन। कल हमने डिस्कस किया था, एक फंक्शन होता है लैम्डा फंक्शन, जो कि एक एनोनिमस फंक्शन है, जो खुद फंक्शन नहीं होता, किसी दूसरे को फंक्शन बना देता है, उसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। आ रही ना बात समझ में? बोलो। तो इसको क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। तो क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड, किसकी हेल्प से बनाते हैं अपन? लैम्डा। ये एल स्मॉल है ना, लैम्डा फंक्शन। What will be the output of the following code? Import numpy as np। सबसे पहले हमने क्या किया? numpy को इंपोर्ट किया, क्योंकि numpy एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है ना। तो numpy को हमने क्या किया? इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने बोला np डॉट एरे, एक एरे बना रहे हैं। ये कैसे बनेगी? ये 1 2 3 0 1 4 ऐसे ही तो बनेगी, ठीक है। आपसे बोला गया a डॉट साइज, इसका साइज कितना है? साइज का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट हैं आपकी एरे के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट इज द साइज ऑफ एरे। तो कितने एलिमेंट है हमारी एरे के अंदर? आ रही बात समझ? अगर आपसे बोला जाए 10 बाई 10 की एक मैट्रिक्स है, क्या होगा उसका साइज? 10 बाई 10 की एक मैट्रिक्स है जिसमें 10 रो हैं और हर रो पे 10-10 कॉलम है, तो साइज, उसका साइज कितना होगा? 100। आ रही बात समझ? तो नंबर ऑफ आइटम्स बताते हैं किसी भी एरे का साइज। ये साइज एट्रीब्यूट है, ठीक है। द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज वाइल। जो सीक्वेंस लॉजिक होता है, क्या होता है? सीक्वेंस लॉजिक होता है, वो इनमें से किसमें नहीं होता। एक बात याद रखना, इसका आंसर गलत है ये। अब जो लोग क्लास में हैं उन्हीं को पता चलेगा ये आंसर गलत है। जो लोग सिर्फ पीडीएफ देख के रटेंगे क्वेश्चन, तो उनको पता चल जाएगा कि ये वाला सही है, ठीक है। तो क्लास में रहना भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये आंसर गलत है। सबसे पहले तो ये समझो सीक्वेंस लॉजिक का क्या मतलब होता है। सीक्वेंस लॉजिक का मतलब होता है कि जब भी क्या होता है ना, हमारा सीक्वेंस चलता है, या कुछ भी चीज इनपुट दी जा रही हो या कोई भी चीज आउटपुट दी जा रही हो, तो हमारा प्रोग्राम कुछ टाइप के लिए डिले करता है, रुकता है चीजों को चेक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस लॉजिक, ठीक है। अब अगर उसको रुकना नहीं पड़ रहा है, तो देखो दो नंबर्स को जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इन सब के लिए हमारे कंपाइलर को या प्रोग्राम को रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप बाहर से कुछ इनपुट दे रहे हो, बाहर से कुछ इनपुट दे रहे हो, तो हमारा प्रोग्राम वेट कर रहा है ना कि आप जब इनपुट दोगे तब हम आगे बढ़ेंगे। मान लो आपको दो नंबर्स को ऐड करके प्रिंट करके दिखाना है, उसके लिए आपने इनपुट फंक्शन लगा रखा है पाइथन में, ठीक है। तो जब तक आप बाहर से वैल्यू दोगे नहीं, तब तक वो अंदर जाएगी नहीं, और अंदर जब तक जाएगी नहीं, तब तक हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट करेगा नहीं। समझ में आ रहा है सीक्वेंस लॉजिक क्या होता है? तो कभी भी आप बाहर से कुछ इनपुट दे रहे हो, अंदर से कुछ आउटपुट आ रहा हो, ठीक है, या दो वैल्यूज क्या हो रही हो? कंपेयर हो रही हो। तो जब दो वैल्यूज कंपेयर होंगी तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, फिर राइट साइड पे जाने के लिए थोड़ा सा डिले लेगा ना। तो जब भी आप वैल्यूज को कंपेयर करते हो, तब भी क्या होता है? हमारा सीक्वेंस लॉजिक काम नहीं करता, यानी सीक्वेंस क्या हो जाता है? थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है। तो इसका आंसर होगा कंपेयरिंग टू डेटा टाइप वैल्यू। आ रही बात समझ? इसमें कोई दिक्कत है? सीक्वेंस लॉजिक कब ब्रेक होता है? सीक्वेंस मतलब जब चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं, कब रुक जाती, ठीक है। तो क्या होता है? कंपेयरिंग टू डेटा वैल्यूज। अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर इनपुट दिया होता कहीं पर, तो वो परफेक्ट आंसर होता। इनपुट हो गया, यूजर इनपुट हो गया, वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होता। लेकिन नहीं है तो भी हमें आंसर तो लगाना ही, ठीक है। टू यूज अ मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल, किसी मॉड्यूल के अंदर किसी दूसरे मॉड्यूल को हमें क्या करना है? यूज करना है। यू मस्ट इंपोर्ट इट यूजिंग अ स्टेटमेंट। जब भी आप किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो तो कैसे करते हो? कोई मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर है तो कैसे करते हो? बोलो, स्टेटमेंट क्या लिखते हो? इंपोर्ट लिखते हो ना।
जैसे मान लेते ए नाम के मॉड्यूल के अंदर किसी को इंपोर्ट करना है, तो फ्रॉम ए इंपोर्ट बी, ऐसे ही करता। तो क्या स्टेटमेंट, ये क्या कीवर्ड यूज होता है, इंपोर्ट, ठीक है ना। तो इंपोर्ट कीवर्ड होता है किसी भी मॉड्यूल को क्या करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, किसी भी पैकेज के अंदर से। पैकेज समझते हो क्या होता है, पैकेज क्या होता है, मॉड्यूल, सिमिलर टाइप के मॉड्यूल जिस फोल्डर के अंदर रखे होते हैं उसको पैकेज बोलते हैं। और पाइथन में बनाई हुई कोई भी फाइल जिसको आप .py से सेव करते हो ना, वो सब कुछ क्या है, वो सारी फाइल्स क्या है, मॉड्यूल। अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए जिनको आपने .py लगा लगा के सेव किया, वो सब क्या है, मॉड्यूल है। और वो सब आपने जिस फोल्डर में सेव किए वो आपका पैकेज है। आप अपने अपने नाम से फोल्डर बनाते हो ना, उसके अंदर अपनी सारी पाइथन के प्रोग्राम सेव करते हो। आपने जो फोल्डर बनाया अपने नाम से वो पैकेज है, और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं पाइथन की वो सब क्या है, मॉड्यूल, ठीक है। What is a variable defined outside a function referred as? कोई भी वेरिएबल ऐसा है जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं बना, बाहर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। याद करो, ग्लोबल और लोकल, हमने एलईजीबी रूल पढ़ा था। लोकल, एनक्लोज, ग्लोबल और बिल्ट इन। तब हमने दो टाइप के स्कोप पढ़े थे, एक होता है लोकल स्कोप और एक होता है ग्लोबल स्कोप। लोकल का मतलब होता है लोकली, जो किसी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनते हैं उनकी विजिबिलिटी यानी उनको एक्सेस उस फंक्शन के अंदर तक ही किया जा सकता है। आ रही बात समझ में, इसको बोलते हैं लोकल स्कोप। और जब कोई फंक्शन अपने, जब कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर नहीं होता, किसी के अंदर नहीं होता, बाहर होता है, तो वो ग्लोबल होता है। उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी यूज किया जा सकता है और फंक्शन के बाहर भी यूज किया जा सकता है। इसको बोलते हैं लोकल और ग्लोबल। इसको और समझाना है क्या, तुम तो कह रही हो नहीं समझाना है। इधर कुछ उदास चेहरे भी दिख रहे हैं मुझे, उनके अंदर से आवाज आ रही है। अब बोल नहीं पा रहे हैं वो बात अलग है ना। चलो देखो जरा, अच्छा समझो जरा, देखना ध्यान से। एक वेरिएबल है x, इसको मैंने 10 दिया, फिर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। मान लेते हैं फंक्शन का नाम है माई फन। फंक्शन का नाम क्या है, माई फन। और इसके अंदर आकर फिर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, नाम x ही रखा है इसका, और इसको मैंने वैल्यू दी 20। आ रही बात समझ। ये जो वेरिएबल है ना, ये ग्लोबल है। ये क्या है, ग्लोबल है, क्योंकि ये वाला वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बना, लेकिन ये वाला अंदर है, ये लोकल है, ठीक है। अब अगर आप फंक्शन के अंदर प्रिंट लगा के x को प्रिंट कर रहे हो, किसको प्रिंट कर रहे हो, x को प्रिंट कर रहे हो, तो x की वैल्यू को पहले लोकल ढूंढा जाएगा। कहां ढूंढा जाएगा, लोकल। क्या लोकल में x है क्या कुछ? अरे तुम लोगों को कुछ अगर कोई चीज खरीदनी होती, कोई सामान खरीदना होता, तो पहले लोकल शॉप पे ही तो जाते हो कि सीधे शॉपिंग मॉल भाग जाते हो? पहले लोकली ढूंढते हो ना, कि अगर लोकल में मिल जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं मिलता तब ग्लोबल पे जाते हो जो सबके लिए है। ऐसे ही तो सबसे पहले वैल्यू ढूंढी जाएगी लोकल में, लोकल में मिल गई तो प्रिंट हो जाएगी। तो अंदर वाला ये वाला x क्या प्रिंट करके देगा, 20 प्रिंट करके देगा, है ना। अगर ये यहां नहीं होता तब ये किसको लेता, ग्लोबल वाले के पास जाता। तो ये ग्लोबल है, आ रही बात समझ में, और वो लोकल। लोकल और ग्लोबल समझ में आ रहा है ना क्या है। What will be the output of the following Python code? ध्यान से देखना, एक ये लिस्ट बनाइए, लिस्ट 1 नाम से।
हमने लिस्ट 1 को दे दिया लिस्ट 2 को, तो देखना जरा हुआ क्या है। ये एक लिस्ट बनी, ठीक है, क्या है नाम इसका, लिस्ट 1। लिस्ट 1 इसको पॉइंट कर रहा है। फिर हमने लिस्ट 1 को ही दे दिया लिस्ट 2 को, आ रही बात समझ में। तो लिस्ट 2 जो है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई यहां तक, बोलो। अब हमने क्या बोला, लिस्ट के 0 इंडेक्स पर 4 डाल दो। लिस्ट के जो लिस्ट है हमारी उसके 0 इंडेक्स मतलब सबसे पहला वाला, 0 इंडेक्स पर क्या डाल दो, 4 डाल दो। और आप प्रिंट कर रहे हैं L2 को, तो L2 भी तो यही है, क्योंकि दोनों तो सेम एड्रेस को ही पॉइंट कर रहे हैं ना। हमने L1 को उठा के L2 को दे दिया था, तो दोनों एक ही है, दोनों एक ही। तो ये जो चेंजेस हुआ है ये L2 में भी तो दिखाई देगा। तो अब क्या प्रिंट होकर आएगा, बोलो जल्दी से, 4,3। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन। ये ऑप्शंस में पाइथन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ये कुछ म्यूटेबल इम्यूटेबल बोल रहे हैं। तो हमने कल ही डिस्कस किया था लास्ट क्लास। पाइथन में 4 ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते। कौन कौन से, लिस्ट नहीं होता, स्ट्रिंग, हाँ पहला क्या है स्ट्रिंग, दूसरा क्या है टपल, तीसरा क्या है फ्रोजन सेट, और चौथा नंबर। ये 4 ऐसे डेटा टाइप होते हैं हमारे किसमें, पाइथन में, जो कि क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। इनका ऑब्जेक्ट एक बार बन जाता है तो उसमें कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे म्यूटेबल होते हैं, आप चेंज कर सकते हो। बताओ फिर आंसर क्या होगा। बोथ टपल एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल ना, बोथ टपल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल नहीं, टपल्स आर म्यूटेबल, जो कि गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा, ये टपल्स आर इम्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर म्यूटेबल। आगे बात सुन, फंक्शन लगाया फ्लोर, एफ स्मॉल है। फ्लोर फंक्शन, 2 फंक्शन होते हैं, एक फ्लोर फंक्शन होता है और एक सीलिंग फंक्शन होता है। फ्लोर मतलब छोटी वाली वैल्यू देता है और सीलिंग मतलब बड़ी वाली वैल्यू देता है। तो हमारा फंक्शन कौन सा, फ्लोर फंक्शन है। अंदर वैल्यू क्या दी है, 3.4। 3.4 क्या, 3.4 जो है क्या है, 3.4 है। इसके पहले क्या पड़ा होगा, 3, और इसके बाद में क्या आया होगा, 4। 3 और 4 में फ्लोर यानी छोटा कौन, 3, तो आंसर क्या आएगा 3। आगे बात सुन, आंसर क्या देगा, 3 देगा। आ रही है ना बात समझ में, बोलो, ठीक है। हाँ सीलिंग फंक्शन होता तो 4 देता आंसर। चलो अच्छा ठीक है, देखना जरा, फ्लोर फंक्शन है ना, -3.5, क्या आएगा आंसर, ये जो -3.5 है इसके पहले क्या है, -3, इसके बाद में क्या है, -4 है या नहीं, बताओ। -3 और -4 में छोटा कौन, -4, आंसर आएगा -4। अब -4 आएगा तो वैल्यू भी देखो, नेगेटिव है पॉजिटिव है इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। फ्लोर मतलब छोटा, सीलिंग मतलब बड़ा, सीलिंग फैन बड़ा ऊपर है, फ्लोर मतलब नीचे, छोटी वैल्यू। तो बड़ा छोटा वैल्यू आपको पता करनी है, और हमें पता है नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है ना। ये जो फ्लोर फंक्शन है ना, तुमको पता है फ्लोर डिवीजन को फ्लोर डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फ्लोर डिवीजन होता है वो डिवाइड करके जो वैल्यू आती है ना उसकी फ्लोर वैल्यू देता है, इसीलिए तो उसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा है ना अर्थमेटिक ऑपरेटर में फ्लोर डिवीजन होता है। डिवीजन तो चलो ठीक है, फ्लोर का क्या मतलब होता है, यही मतलब है फ्लोर डिवीजन का, समझे। देखो जरा,
इसीलिए बोलते हैं प्रोग्रामिंग रटने वाली चीज नहीं होती, समझने वाली चीज होती है ना। रट नहीं सकते हम इनको, हम कितने कोड रट लेंगे, कितने प्रोग्राम रट लोगे, नहीं रट सकते। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। देखो जरा, मान लेते हैं हमने यहां पर कोई वैल्यू दी 35 को हम फ्लोर डिवाइड कर रहे हैं 7 से। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोर डिवाइड बोलते हो ना। पहले क्या होगा, नॉर्मल डिवाइड होगा। नॉर्मल डिवाइड करके वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट। नॉर्मल डिवाइड करो ना, नॉर्मल डिवाइड बताओ पहले, फ्लोर डिवाइड नहीं है ये, अभी फ्लोर मत समझो, पहले नॉर्मल डिवाइड बताओ। अगर नॉर्मली डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बताओ। अगर 7 नहीं होता, मान लेते 8 होता तो, जल्दी बोलो। 4.3 आगे कुछ भी मान लो, 4.3 आता है। ऐसे ही तो आपसे बोला गया 35 का फ्लोर डिवीजन बताओ 8 से, तो पहले क्या करेगा, ये इसको नॉर्मल डिवाइड करेगा तो इतना आएगा, और फिर इसकी फ्लोर वैल्यू बता देगा, तभी तो आंसर 4 आता है। आ रही बात समझ में। आप लोग क्या सोचते हो कि ये जो फ्लोर डिवीजन होता है, फ्लोर डिवीजन में पॉइंट के बाद जो कुछ होता है वो हटा दिया जाता है, यही फ्लोर डिवीजन होता है। ये नहीं होता फ्लोर डिवीजन का मतलब। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है नॉर्मल डिवीजन करो, और नॉर्मल डिवीजन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसकी फ्लोर वैल्यू बताओ। तो अगर ये 35 की जगह -35 होता, अगर ये 35 की जगह क्या होता, -35 होता, तो आप लगा के आ जाते, इसका रिजल्ट क्या लगा के आ जाते, -4 लगा के आ जाते कि नहीं। लेकिन इसका रिजल्ट -4 थोड़ी हो, क्योंकि ये अगर माइनस हुआ है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -4.3 हो जाएगा। और -4.3 अगर होगा तो इसके पहले होगा -4 और इसके बाद में होगा -5। -4 और -5 में छोटा कौन, -5, तो आंसर आएगा -5। आप लगा के आओगे -4, क्योंकि आपने क्या समझा है कि पॉइंट के बाद जो होता है वो हटा देता है, फ्लोर डिवीजन का ये मतलब होता है, ये मतलब होता ही नहीं। फ्लोर वैल्यू देता है, इसीलिए उसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। पहले डिवीजन करता है फिर फ्लोर वैल्यू देता है, ठीक है ना। इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रेजिंग k टू द पावर 1। अगर हमें k की पावर 1 निकालना है तो कौन सा सही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, इसका मतलब है मैथ मॉड्यूल के, मैथ पैकेज के अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं उन सबको इंपोर्ट कर लो। मैथ फोल्डर के अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं, जितनी भी पाइथन की फाइल है, उन सबको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। और हमसे पूछा गया है फ्लोर 11.7, बताओ जल्दी से, अब तो बता दो कितना आएगा आंसर, 11। ठीक है, कुछ लोग इसको क्या करेंगे, राउंड करने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट के बाद की वैल्यू तो 5 से ज्यादा है ना, तो एक काम करते हैं 11 को 12 कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये काम कैसे करता है, 11.7 इधर है, इधर 11 आया होगा, इधर 12 आया होगा, 11 और 12 में छोटा कौन, 11, तो 11 आएगा। अगर ये -11.7 होता तो ये माइनस होते दोनों, तब -12 आता, बस। ठीक है ना, बोलो। एक मल्टीप्लीकेशन नहीं है, स्टार का मतलब होता है ऑल, ऑल, है ना। और ये कई सारी जगह पे यूज होता है, जैसे आपको अगर डेटाबेस वगैरह पढ़ोगे, एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ोगे, तो उसमें ऐसा होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो उस स्टार का मतलब होता है जितने भी कॉलम है ना उन सबको उस टेबल से उठा लो। स्टार मतलब ऑल। 11 से क्या,
नहीं, आंसर क्यों होगा फिर? नॉन ऑफ दिस लगाओगे। क्या? नहीं, इसके जस्ट आसपास वाले दो नंबर देखते हैं। तो ये जो नंबर है 11.7 है ना, 11.7, इसके पहले जहां पर फ्लोर वैल्यू यानी इससे छोटी वाली, जस्ट छोटी वाली वैल्यू कहां है? बोलो, 11 है। और इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है? 12 है। आ रही बात समझ? आपको यही वाला आंसर लेना है फ्लोर में, इससे पहले 10 पे नहीं जाना है ना। फ्लोर पे खड़े रह के वैल्यू देनी, फ्लोर के नीचे जाओगे तो गिर जाओगे। आ रही बात समझ? हाँ, उससे हाँ नहीं, ऑप्शन बना रहने दो, अपना ऑप्शन यही रहेंगे, और ये नहीं है तो नॉन ऑफ दीज। ठीक है। Which of the following is not an advantage of using module? इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है मॉड्यूल्स को यूज करने का? देखो, मॉड्यूल्स को हम क्यों यूज करते हैं? देखो, मॉड्यूल क्या होता है? एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ना। हमने अलग अलग फंक्शंस को क्या किया, अलग अलग मॉड्यूल्स में बना के उनको एक पैकेज में क्या कर रखा है? सेव कर रखा है। तो जब आप ऐसा करते हो तो उससे कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ती है, और हम किसी कोड को प्रॉपर रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है तो आप अपने बड़े से टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड भी कर सकते हो। एक बहुत बड़ा काम टास्क था हमारे पास, हमें एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना था, हमने उसके क्या किए? छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लिए। उसके क्या किए? छोटे छोटे से मॉड्यूल्स बना लिए। जैसे मान लो आपको एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है कोई सा, तो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में आपने क्या किया? एक मॉड्यूल आपने बनाया विड्रॉल के लिए, एक आपने मॉड्यूल बनाया डिपॉजिट के लिए, एक मॉड्यूल आपने वहां पर बनाया बैलेंस इंक्वायरी के लिए, एक आपने बनाया स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट। तो ये सब मॉड्यूल आपने अलग अलग बना के रख लिए ना बैंकिंग वाले सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग, ताकि एक ही में सब खिचड़ी ना बन जाए और हमें समझ में भी ना आए। तो वो मॉड्यूल, ये प्रॉपर अरेंजमेंट है ना, तो अपने बड़े से टास्क को क्या करते हैं? हम प्रॉपर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। ये भी वही है। देखो, इससे क्या होगा? टेस्टिंग में दिक्कत आएगी। अगर किसी को ट्रांजेक्शन में, है ना, पैसे जमा करने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब हमें पूरा खोल के नहीं देखना, हमें सिर्फ कौन से वाले मॉड्यूल पे जाना है। आगे बात समझ में? लेकिन ये नहीं होता। आप मॉड्यूल्स बना के प्रोग्राम की साइज को कम नहीं कर सकते, आप सॉफ्टवेयर के साइज को नहीं कर सकते। आप अगर मॉड्यूल नहीं बना रहे तो आपके एक ही कोड में वो सारी लाइनें आ जाएंगी, और अगर आप बना रहे हो मॉड्यूल तो उनके छोटे छोटे से पार्ट आपने अलग अलग बैठा लिए, अलग अलग कर लिए। साइज नहीं कम होता, प्रोग्राम का साइज नहीं कम होगा। अरे बात, सॉफ्टवेयर का साइज तो उतना ही रहेगा, चाहे आप उनको अलग अलग फाइल में कर लो अपनी सुविधा के लिए, चाहे एक में ही बना लो। ठीक है। What will be the output of following algorithm? देखना जरा ध्यान से। एल्गोरिथम एक तरह के सीडो कोड होते हैं जो रन नहीं होते, आपको बस लॉजिक से देख के आंसर लगाना है। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? 5, बी की वैल्यू कितनी है? 8, सी की वैल्यू कितनी है? 6। अरे बात, देखना जरा ध्यान से। स्टार्ट करते हैं। डिक्लेयर वेरिएबल ए बी सी, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया। रीड वेरिएबल ए बी सी को रीड कर लिया। अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए, और ये जो है ना, ये वाला इफ अंदर है प्रोग्राम में अंदर, अब इसमें क्या है? इंडेंट की वजह से पूरा एक साथ आ गया। ये वाला इफ जो है ना, ये पूरा इस वाले इफ के अंदर है, और इसी के पैरेलल ये वाला एल्स लगा हुआ है, ऐसा समझो इसको। ये पूरा अंदर है। तो क्या ए बी से बड़ा है? बोलो, नहीं है ना, यानी इसको छोड़ो, इसके आगे बढ़ो। क्या बी सी से छोटा है? नहीं है, यानी इस वाले को भी छोड़ो। तो बचा क्या अपने पास? एक ऑप्शन, सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आंसर क्यों गलत आ रहा है? क्या हो गया? ए बी से स्मॉल है तो बोल क्यों नहीं रहे हो? फॉल्स क्यों बोल रहे हो?
ए बी से छोटा है ना, यानी ये वाली कंडीशन सही हो गई तो हम अंदर आ गए। अब क्या ए सी से छोटा है? हाँ है, ए सी से भी तो छोटा है, ये वाली कंडीशन सही हो गई तो ये ए इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। थोड़ा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? देखो जरा ध्यान से देखना। फ्रॉम मैथ, जो मैथ है उसके अंदर से हमने एक फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। आ रही बात समझ? तो जब आपने इसको इंपोर्ट कर लिया है तो फिर आपको यहां पर दोबारा मैथ लगाने की जरूरत ही क्या है, सीधे फैक्टोरियल लिखो ना। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ इंपोर्ट मैथ लिखते, हम फंक्शन नहीं बता रहे कौन सा इंपोर्ट किया, तो फिर आपको मैथ डॉट करके फंक्शन का नाम भी लिखना पड़ता। जब आपने यहां पर क्या कर लिया है, मैथ को इंपोर्ट करके फंक्शन का नाम ही बता दिया है, तो उस फंक्शन को दोबारा यूज करने के लिए मैथ लगाने की जरूरत क्या है? आगे बात समझ में? Which of the following words is not a keyword of Python language? इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं होता? देखो रेज, ट्राई, विद, ये सब कीवर्ड होता है। रेज आपका एरर एक्सेप्शनल हैंडलिंग वगैरह में यूज किया जाता है, ट्राई कैच भी उसी में यूज किया जाता है, विद भी होता है। ये वैल कोई आपका क्या नहीं होता, कीवर्ड नहीं होता। इवैल होता है एक फंक्शन इवैल्यूएट करने के लिए। एक एक्स नाम से स्ट्रिंग बनाई है, एक्स नाम से क्या है, एक स्ट्रिंग है। आपसे बोला है फॉर आई इन एक्स, जब तक आई किसमें रहेगा, इटरेट करेगा किसमें, एक्स में, यानी स्ट्रिंग में। तो क्या होगा, आई के पास उस स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर बारी बारी से आता जाएगा, और हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, आई डॉट अपर, यानी आई को अपर केस में प्रिंट कर रहे हैं। आई में सबसे पहले क्या आया, ए अपर में प्रिंट हो गया, फिर क्या आया, बी कैपिटल में हो गया, फिर सी, फिर डी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, देखना जरा, फॉर आई इन एक्स, आई डॉट अपर, और फिर हम बाहर निकल के प्रिंट कर रहे हैं एक्स को, क्या प्रिंट होकर आएगा, बोलो जल्दी। ध्यान से सुनना मेरी बात। जो स्ट्रिंग होती है, हमने पता है स्ट्रिंग कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है। एक बार अगर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं होते। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये चीज दिख रही है, एक्स की एक एक वैल्यू आई में आ रही है, आई को हम अपर कर रहे हैं लेकिन इसको प्रिंट नहीं कर रहे, तो ये प्रिंट नहीं होगा। और बाहर निकल के हम एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, एक्स तो जैसा बन गया एक बार वैसे ही बना रहेगा, एक्स में कुछ चेंज नहीं होता। ये अपर हो गया, लोअर हो गया, स्ट्रिंग के कोई भी फंक्शंस हो गए, उसमें होता क्या, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है एक बार जो बन गई है उसकी एक कॉपी आती है, उसमें चेंजेस होते हैं और वो आपको दिखाया जाता है आउटपुट पे। ओरिजिनल स्ट्रिंग जैसी है, जैसी बन गई एक बार वैसी ही बनी रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। आ रही बात समझ? ठीक है ना। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम को हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। द कंटेंट इनसाइड द फॉर लूप आर सेपरेटेड बाय, कोई भी कंटेंट है ना, जो किसी लूप के अंदर है या किसी भी फंक्शन के अंदर है या किसी ब्लॉक के अंदर है, अगर उनको सेपरेट करना है तो क्या लगाते हैं, कॉमा। ठीक है ना। और पाइथन इज रिटन है, जो पाइथन है यानी पाइथन का जो कंपाइलर है वो लिखा गया है सी लैंग्वेज में। किसमें लिखा गया है, सी लैंग्वेज में, याद कर लेना। ठीक है, किसमें लिखा गया है, सी लैंग्वेज में। एक स्ट्रिंग है x, हेलो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ x डॉट काउंट l। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है किसी भी कैरेक्टर को, और ये जो यहां पर l है ये स्मॉल है।
क्या है, स्मॉल, यानी स्मॉल एल को क्या करना है, काउंट करना है। तो आंसर क्या आएगा 2। अगर ये कैपिटल एल होता तो आंसर आता 0। ठीक है, एग्जाम में देख लेना। कैपिटल एल, क्योंकि कैपिटल एल तो है ही नहीं ना इसमें, है ही कहां, नहीं है तो क्या आएगा 0। और याद रखना स्ट्रिंग वगैरह में या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें पता है प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज अपनी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है ना। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज में खास बात क्या होती है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर ये दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं। स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग है। स्मॉल ए का स्काई कोड अलग है, कैपिटल ए का स्काई कोड अलग है। कैपिटल ए का स्काई कोड है 65, स्मॉल ए का है 97। तो दोनों एक कैसे हो गए? आप बोलते हो ए, वो बात अलग है, लेकिन कंप्यूटर थोड़ी ना ऐसे समझता है। कंप्यूटर के लिए कैपिटल स्मॉल दोनों अलग हैं, ठीक है ना। An algorithm represented in the form of programming language, कोई एक एल्गोरिथम आपको किसी ने लिख के दी जिसको कोडिंग करनी नहीं आती और उसको प्रोग्रामिंग करनी है उसकी, तो क्या बोलोगे उसको? प्रोग्राम। क्या बोला जाएगा? प्रोग्राम। हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ दिस, इस ये एक बाइनरी वैल्यूज मान लो और इसकी क्या निकालनी है आपको? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जो पेयर बनते हैं वो कितने के बनते हैं? कितने के? 4 के। हेक्साडेसिमल मतलब 16 हुआ ना। 2 की कितनी पावर 16 होता है? 2 की पावर 4 होता है 16, इसलिए 4 के पेयर बनते हैं। बना दो 4 के पेयर। अब अगर 1101 की बात करें, क्या है 1101? 1101 यही तो है। क्या लिखा हुआ है? 8 4 12 और 1 13, और वहां पर 13 को बोलते क्या है हेक्साडेसिमल में? हेक्साडेसिमल में 10 क्या होता है? ए होता है, बोलो। 11 बी होता है, और 12 क्या होता है? सी। 13 क्या होता है? डी। 14 क्या होता है? ई, है ना। हमें क्या चाहिए? 13 चाहिए ना। 13 का मतलब डी, यानी ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है डी, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा? 1010 1010, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? 8 और 2 10, 10 को बोलते क्या है? ए। तो ये हो गया ए, ये हो गया डी। आंसर क्या होगा? ए डी। अगर नहीं पता है कैसे कन्वर्ट होते हैं तो देख लेना, वीडियोस में पड़ा हुआ है नीचे, कन्वर्जन नंबर सिस्टम, उसमें सारे नंबर्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करके दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईजीबी का फुल फॉर्म हमें पता है। एल से लोकल, ई से एनक्लोज, बी से बिल्ट इन, और फिर जी से ग्लोबल, है ना। लोकल, एनक्लोज, ग्लोबल और बिल्ट इन। रिटर्न टाइप ऑफ आईडी, आईडी फंक्शन एक तरह से एड्रेस बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और एड्रेस कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? हमेशा इंटीजर होगी। कोड ब्लॉक इज डिफाइंड बाय इन पाइथन, कोई भी आपका कोड है, आप बता रहे हो ये किसी ब्लॉक के अंदर है, तो आप कैसे बताते हो? इंडेंट लगा के बताते हो ना, यानी कॉलन लगा के बताते हो ना। मान लेते हैं ये XYZ कोई ब्लॉक है, कॉलन लगाते हो ना, और यहां पर आप जो कुछ भी देते हो वो सब इसके अंदर माना जाता है ना। तो क्या यूज होता है? इंडेंट यूज होता है। क्या यूज होता है? इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है ये जो गैप छूटता है ना, इसको इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। Which function is used to access the names defined in a module as a dictionary? एक इसका भी आंसर गलत है, ये देख लेना। ये ग्लोबल्स में नहीं होता, ये एक वैर नाम से बनता है। आप देखना क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द which function is used to access the names defined in a module as a dictionary? जो नेम किसी मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किए गए हैं उनको अगर एक्सेस करना है तो हम कैसे करते हैं? तो वहां पर क्या होता है? ये वैर नाम से क्या बनती है? एक फंक्शन होता है जो आपको सारे वेरिएबल्स, सारे मेथड्स डिस्प्ले करके बता देता है किसी भी मॉड्यूल के अंदर के, तो वैर होता है। ये नहीं है आंसर, याद रखना। Which of the following is used to find the standard deviation? के लिए फंक्शन होता है std, standard deviation. The path is from the topmost level of directory structure. देखो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लेते हैं ये एक डायरेक्टरी है, फोल्डर है,
इसके अंदर कुछ सब फोल्डर्स बने हुए हैं, फिर इनके अंदर कुछ बने हुए हैं, ठीक है। जो इसका पाथ होता है वो एब्सोल्यूट होता है, फिक्स होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। फिर इसके अंदर मान लो ये 3 है, इनमें अगर जाना है तो वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव कैसे? पहले आप यहां पर जाओगे, फिर आप यहां पर जाओगे, ये रिलेटिव है। आ रही बात समझ में? तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब समझ में आया? तो जो भी डायरेक्टरी का जो टॉप मोस्ट होता है, सबसे ऊपर वाला, उसका पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। और उसके जो चाइल्ड होते हैं वहां पर जो पाथ होता है वो होता है रिलेटिव। रिलेटिव, ठीक है ना? हाँ, ये एक्चुअली क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये समझ लेना। ये पूछा गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहां पर कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, इस टाइप का ये क्वेश्चन। तो कौन सा फंक्शन होता हमने पढ़ा है? आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। हालांकि एक आई भी होता है, कौन सा फंक्शन? आई फंक्शन भी होता है, लेकिन ये इन्होंने गलत दे दिया, है ना। और इन दोनों की खास बात क्या होता है? इसमें जो होता है, आप अगर 3 दोगे तो ये 3x3 की बनाएगा, आप 5 दोगे 5x5 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। और इसमें आप अपने हिसाब से साइज दे सकते हो, मान लो 3,2 दे दिया तो 3x2 की बनेगी। यानी इसमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। स्क्वायर मतलब जिसमें रो और कॉलम बराबर, इसमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है पता है ना? जिसके मेन डायगोनल पे क्या होता है? 1 होता है, और बाकी सब पे क्या होता है? 0 होता है। आइडेंटिटी फंक्शन बताया था ना नमपाई में, आइडेंटिटी फंक्शन, आई फंक्शन, वही है। विच पाइथन फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म पैटर्न मैचिंग के लिए याद कर लो, ये सर्च नाम का फंक्शन होता है। क्या करने के लिए? सर्च करने के लिए। कौन सा फंक्शन होता है? सर्च। हालांकि एक मैच भी होता है, लेकिन मेन आपका क्या है? सर्च फंक्शन होता है। किसी भी पैटर्न को क्या करने के लिए? सर्च करने के लिए। क्योंकि जो सर्च फंक्शन है वो पूरी स्ट्रिंग में सर्च करता है, पूरे टेक्स्ट में, पूरे डेटा में सर्च करता है पैटर्न को। ये सिर्फ स्टार्टिंग में करता है, मैच करता है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी आपका नाम इससे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, बस ये मैच करेगा। और ये जो फंक्शन है पूरे में सर्च करेगा, सर्च फंक्शन। इसलिए क्या होता है, अगर सर्च नहीं है तो आप मैच लगा सकते हो। फाइंड द आउटपुट, एक हमने लिस्ट बनाई है, क्या बनाई है? लिस्ट बनाई है। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? मैप कर रहे हैं लैम्डा, ये एल स्मॉल है, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, क्या बोला हमने? एक पैरामीटर लेगा। देखो कॉलन के पहले एक्स है ना, यानी ये जिसको भी फंक्शन बनाएगा, ये जिसको भी फंक्शन बनाएगा वो क्या करेगा? एक वैल्यू लेगा और हमें रिटर्न करके क्या देगा? उसका मल्टीप्लाई 2 से, और क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। 2 चीजें रिटर्न करेगा। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखना जरा ध्यान। हमने यहां पर क्या किया? यहां पर क्या होगा? जो भी आपका फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहां से मैप होके किसके पास जाएगा? एम के पास जाएगा। यानी एम एक ऐसा फंक्शन बन गया है जो एक वैल्यू लेगा, कोई भी वैल्यू। मान लेते हैं हम इसको, इस एम फंक्शन को हम अगर 10 दे देते तो ये हमें रिटर्न करके क्या देता? ये पहले तो 10 का मल्टीप्लाई 2 करके 20 देता और फिर 1 देता, ये हमें आंसर में देता। क्योंकि इसने एम को फंक्शन बनाया, ये लैम्डा एनोनिमस है, ये खुद फंक्शन नहीं होता, दूसरे को बनाता है, तो ये हमें क्या देता है? ऐसा आउटपुट देता है। लेकिन हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? सिर्फ एम को प्रिंट कर रहे हैं, हम फंक्शन के नाम को प्रिंट कर रहे हैं, तो उसका क्या आएगा? एड्रेस आएगा। आगे बात सुन। हाउ डू यू चेक इफ द फाइल एग्जिस्ट इन द पाइथन? तो एग्जिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है, अगर कोई फाइल आपके पाइथन में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, अगर आपको चेक करना है तो कौन सा फंक्शन होता है आपका? एग्जिस्ट। विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द मीडियन? देखो ये मीन निकालना है आपको, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, ये सब आपके क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है? मीडियन। मोड पूछा जाता तो मोड, मीन निकालना तो मीन, ये सब तुम लोगों को पता होगा। मीन, मीडियन, मोड, ये सब क्या होते हैं ना, पढ़ी होगी तुम लोगों ने। सीडो कोड इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर, जो सीडो कोड होते हैं, ठीक है। सीडो कोड मतलब फॉल्स कोड, जो रन पे आउटपुट पे नहीं आते, है ना, फॉल्स कोड होते हैं, वो यूज किए जाते हैं किस चीज के लिए?
डिजाइन करना है और अरेंज करना है किसी भी एल्गोरिथम को, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता है, हम डायरेक्ट कोडिंग नहीं स्टार्ट करते, पहले उसका एक रफ स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसकी एक एल्गोरिथम बनती है, किसी को प्रेजेंट करने के लिए उसका फ्लो चार्ट बनाया जाता है, उसके बाद वो जो एल्गोरिथम में लॉजिक लिखा हुआ है ना, उसको फिर जो कोडर होता है वो उसको क्या करता है, कोडिंग करता है, उसकी प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है। What is the order of namespace in which Python looks for an identifier? हाँ तो देख लेना, LEGB चल रहा है, पहले लोकल, फिर एनक्लोज, फिर ग्लोबल, फिर बिल्ट इन, तो देख लेना जो भी आंसर हो। What will be the output of the following Python code? X की वैल्यू दी है 123, हम बोल रहे हैं for I in X। याद रखना, ये जिस पर भी हम इटरेट करते हैं ना, वो इंटीजर नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट x में कैसे इटरेट करोगे, आप बोलोगे 123 का पहले 1 निकाल दो, ये 123 एक नंबर है, ये 123 अलग अलग नहीं है, तो पहले 1 निकाल लो, 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई यहां पर स्ट्रिंग होती या कोई लिस्ट होती, उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं। आप जब स्ट्रिंग की बात करते हो, मान लेते हैं मैंने एक स्ट्रिंग में संदीप दिया हुआ है, नाम तो सुना ही होगा तो इसमें ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन मेमोरी में कैसा स्टोर हुआ होगा, ये 0 इंडेक्स पे गया है, ये 1 पे गया है, ये 2 पे गया है, ये 3 पे गया है, तब ये अलग अलग निकल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये 123 पे नहीं करेगा तो क्या आएगी, एरर आएगी यहां पर। Which of the following can add a list of element? कोई भी एलिमेंट आपको लिस्ट में ऐड करना है, 3 फंक्शन होते हैं, देखना, append, insert और extend। append फंक्शन एक वैल्यू ऐड करेगा और वो भी लास्ट में, हमेशा एक ही वैल्यू ऐड करेगा, वो भी लास्ट में। इंसर्ट फंक्शन जो होता है, इंसर्ट फंक्शन में आप किसी भी लोकेशन पे, एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे आप एक वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं, उनको ऐड करना है, तो उसके लिए होता है आपका क्या, आगे बात समझ। एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल पता ही है, .py से सेव करते हैं। ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर, हमें पता है पाइथन में ना तो सारे कैपिटल होते हैं, ना सारे स्मॉल होते हैं, ना सारे टाइटल होते हैं, क्योंकि 3 होते हैं जो टाइटल केस में होते हैं, ट्रू, फॉल्स और नन, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। आंसर क्या होगा इसका, नॉन ऑफ दिस। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट दोबारा आ गया। What is the binary representation of 25? 25 का बाइनरी निकालना है, 1 2 4 8 16। बताओ इनमें से किनको किनको जोड़ दें कि 25 बन जाए, जल्दी बोलो। 16 8 कितने हो गए, 24 और 1 25। जिनको लिया है उनके नीचे 1 रख दो, जिनको नहीं लिया उनके नीचे 0 रख दो, बन गया बाइनरी 1 1 0 0 1। ठीक, हाँ ऐसे निकालते बाइनरी, ये शॉर्ट ट्रिक है। तुम लोग वो 2 से डिवाइड कर करके निकालते हो, फिर LSB से MSB लिखते हो, क्यों करते हो? जिसको लिया है उनको 1, जिनको नहीं लिया उनको 0। बाइनरी का मतलब ही यही होता है, जो हाँ वो 1, ट्रू 1, ऑन 1, ऑफ 0, नहीं लिया 0। हाँ वीडियो भी है इसकी, तुम लोग देख रहे हो मतलब है, वेरी गुड, देखो और लोगों को पहुंचाओ। जो कल वाली क्लास थी वो कल आ जाएगी 5 बजे से, आज वाली परसों ऐसे जाएगी। अ मॉड्यूल ABC इज इंपोर्टेड इन द करंट नेम स्पेस। Import ABC, which of the following is the correct approach to call the function f1 of module ABC into the current namespace? देखो हमने क्या किया है, बोल रहे हैं ABC नाम से क्या है, हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसके अंदर का कोई फंक्शन f1 है, उसको हमें कॉल करना है। कौन सा फंक्शन है, f1 फंक्शन।
हमें पता है क्या लिखेंगे, पहले मॉड्यूल abc.f1, abc.f1, which one is the correct statement for open a file। हमें पता है ओपन फंक्शन में अगर हमें फाइल को ओपन करना है, पहले हम फाइल का नाम देंगे और फिर मोड देंगे। तो हाँ, पहले वाले में दिया नहीं है हमने, तो इसका मोड क्या हो गया, रीड हो गया। आपने फाइल का मोड नहीं दिया ना, तो रीड मोड हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, पहला सही है। देखो सी के बाद कॉलन भी लगा है, डबल स्लैश भी लगा है, फोल्डर के बाद भी देखो यहाँ पर स्लैश लगे हुए। अगले में देखो जरा ध्यान से, ओपन किया है, यहाँ पर सिंगल स्लैश है, यहाँ पर सिर्फ कॉलन लगा हुआ है, यहाँ पर भी देखो ये कॉलन लगा दिया, ये गलत हो गया, यहाँ पर कॉलन नहीं होता, फोल्डर्स के आगे सिर्फ स्लैश लगते हैं। जो मेन डायरेक्टरी होती है वहां पर आपका कॉलन के साथ क्या आता है, स्लैश आता है। मेन डायरेक्टरी सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो, वहां पर ये आएगा, ठीक है। और जो फोल्डर्स के नाम होते हैं उनके आगे सिर्फ स्लैश लगता है। अब यहां पर ये गलती हो गई, देखो यहां पर कॉलन लगा दिया, इस वाले में इन्होंने यहां पर ही गलत कर दिया है। आ रही बात समझ में? What will be the output of following Python code? हाँ देखना जरा, x एक क्या है, बोलो x का डेटा टाइप बोलो जल्दी, स्ट्रिंग। कितनी लेंथ है इसकी, कितने आइटम है इसमें, 4। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4 हो गई। हम लूप चला रहे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ x मतलब 4, और अगर यहाँ 4 लिखा है इसका मतलब 0 से 3 तक चलना है। तो कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से 3 कितनी बार चलेंगे, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कर क्या रहे हैं हम, a को x में स्टोर कर रहे हैं और x को प्रिंट कर रहे हैं, तो a कितनी बार प्रिंट होगा, 4 बार, ठीक है ना।